जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छंडो, यही छंडो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ये ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हरी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, लेना क्या था, ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोज़गार था, एम्प्लॉयमेंट था मेरा, उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी, क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में एक अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो ज़िंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में ज़िंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई, उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा न करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज़ आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, 96 अटैम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन को, मैं 2 जगह पढ़ा है डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है।
उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ एमफिल पीएचडी वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद पीएचडी कर रहा था या एमफिल खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज़। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं डीयू में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज़ मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खिंच गई। किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है। उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानी आपके प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी। नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूँगा अकेले में, वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना ये है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले एक घटना घटी। आप लोग तो बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फ़ोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फ़ोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूँ, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फ़ोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फ़ोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूँ, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फ़ोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस ज़माने में तो फ़ोन थे। मोबाइल फ़ोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार। बड़ा महंगा था, 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपये प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फ़ोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फ़ोन थे।
बटन वाले फ़ोन थे, नोकिया एक कंपनी थी, उसके फ़ोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फ़ोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज़्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे, लड़का है इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाज़ार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी, ग्रे मार्केट में, चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहाँ से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविज़न चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज़ पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज़ चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है, उनका तो मिशन है। ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई?
तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो है मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियाँ मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियाँ होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह, उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब जब दोनों कहानियाँ सुनता हूँ मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते कि इसने ऐसा किया। दोनों की गलतियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ा ना कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियाँ मिल जाएं, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं, और अब तो बाज़ार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है। तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा अब उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूँगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूँ, 2 आईपीएस को जानता हूँ, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी से दिमाग के ऊपर।
कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें? क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पे फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फ़ोन मिलाता है, ये भी फ़ोन की इंतज़ार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा,
हीरो बेशक बन ले पर बेचैन तो भाई। खटाक से फ़ोन उठता है, अब दोनों कान में फ़ोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहाँ से आवाज़ आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी, जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो ज़मींदोज़ हो गया, वही वो ख़त्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फ़ोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मेरा दिल टूट गया है, मैं कहता हूँ देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स and we will discuss in the morning. When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for you. कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं जाग पा रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम मैं तो सो भी रहा हूँ जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है, कुछ भी हो जाए। मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये सीखा है अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में, या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी हैं। 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे, उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं। तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीरदास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म, कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव होगा, सीधी सी बात है। अगर माँ वैसी होती पिताजी तनाव में रहते हैं, तो सामान्य बात है। जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में, वो बड़ा तनाव में रहती थी।
उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी। पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई हैं ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज़्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा? भगवान ऐसा क्यों करेगा? और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है? अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आज़ादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं। अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से। लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं। अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम। और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भगवान से ज़्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ। मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया। अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूँ, धारा वाला नहीं हूँ। जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे। जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूँ, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूँगा ना भाई। मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल के हुए कुछ दिन पहले, और एकदम मस्त मौल आदमी है, मुझसे ज़्यादा युवा हैं। मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, वो 81 साल के युवा हैं। उनके चेहरे की चमक, मतलब कई ट्यूबलाइट फेल है उनके सामने, ऐसी चमक चेहरे पर रहती है। क्यों रहती है? उसकी एक वजह यह कि वो रोज़ सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान, बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम 1 बार, कभी कभी महीने में 4 से ज़्यादा 6-7 बार उपवास करते हैं पूरा। वो सब चीज़ें उनके अभ्यास में हैं, जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ, पर अभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात का। कुछ भी हो जाता है तनाव ही नहीं लेते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज़ मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज़्यादा तो होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत विश्वास से बता रहा हूँ। मैं ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूँ, ना मैं बहुत कसरत करता हूँ। ठीक हूँ, मतलब बुरा भी नहीं हूँ, ठीक हूँ। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फ़िलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफ़ी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूँ सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो किस तो हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी? बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। और जितनी ज़िंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूँ कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोगों के आप कम कर देंगे अलग बात है, लेकिन अपने 10 साल बढ़ा लेंगे। इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लेट गो करना है ज़िंदगी की चीज़ों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता। आपकी उम्र में ये सब तो खेल होता है, और क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ।
तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज़्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूँ कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे? वो IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई? मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने? ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ उनकी बहुत क्लास लगाता हूँ कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट्स से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को ज़िंदगी के कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। साहित्य में इस पर खूब लिखा गया है। कामायनी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की, उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज़्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी ज़िंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में आप सफल होंगे, पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाए, अंत में दिल का दौरा पड़ जाता है, BP हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि डायबिटीज़ चीनी खाने से होता है, बेकार बात है, डायबिटीज़ स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज़ होने के बाद चीनी खाना मना है। चीनी खाने से आज तक किसी को डायबिटीज़ नहीं हुआ है। डायबिटीज़ केवल तनाव से होता है। तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में हैं, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव, कितना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए? तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूँ। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेज़ाब तो नहीं ही उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूँ, मैं नवाब हूँ, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई? सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में,
मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं, तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्शन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं, कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास। वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे वाली आवाज़ में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे, और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तो नहीं कोई और सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम। ये सब ड्रामा होता है, ये फिल्मी गीत है। मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज़ है। अगर ये फेज़ नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना ज़िंदगी में मज़ा क्या है। अगर हर चीज़ लिनियर है, हर चीज़ फॉर्मलाइज है, फिर मज़ा क्या है ज़िंदगी में। ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव, संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी ज़िंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूँ। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी पीढ़ी ख़राब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज़ पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं दे के आए जहाँ हमने कहा है। ये भी डाउट कहीं किसी और को दे के आ जाए। या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको दे के आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस ज़माने में। आपके ज़माने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी, कौन कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, मेरा नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट पे चले गए। मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ चक्कर है। वहाँ ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानियाँ जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहाँ परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे, वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहाँ मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूँ, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है,
क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आए थे, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूँगी, अब मैं तेज़ाब उठा लूँगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या। पता इंग्लिश में गालियाँ बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मज़ा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हों कि आपको चाहने के लिए हज़ारों लोग हों। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे ना ख़राब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूँगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोज़गार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी ज़िंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूँगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दी हो, कहीं इंट्रो करवा दी हो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थाई दीवाना हूँ तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के ज़माने में बेरोज़गारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम यही सुन के बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में। तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहाँ से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे? बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूँ जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी ज़िंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी की ज़िंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की ज़िंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के एक ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए,
उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफ़ी एग्ज़ाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्ज़ाम में पास हुए तब जाकर शादी हुई, ऐसे नहीं हुई। शादी हुई तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा, विरक्त हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैत्री शरणगुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका? उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहाँ भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूँ तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिलवस्तु, जो अपना इलाका था, वहां पहुंचे। पूरे कपिलवस्तु में, नेपाल सिद्धार्थनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे ही कपिलवस्तु है। मैं देखने गया था वो जगह जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखें कभी। तो बुद्ध पहुंचे रात को, एक धर्मशाला में रुके। अब वहाँ हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बन के नहीं आया हूँ, मैं बुद्ध बन के आया हूँ। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूँ, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूँ अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने।
पिता से मिले, सबसे मिले।